सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरिम बजट के बारे में। इंटरिम बजट क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जिस साल में जनरल इलेक्शंस होने होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिस साल में जनरल इलेक्शंस होने होते हैं उस साल में प्रैक्टिस ये है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है। और इसके पीछे आइडिया क्या है कि जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद नई सरकार चुन के आएगी और ये जो नई सरकार होगी ये नई सरकार अपने हिसाब से देश को चलाएगी। तो जब भी ये नई सरकार चुन के आती है ये नई सरकार फुल बजट को प्रेजेंट करती है। नई सरकार के आने तक ये जो इंटरिम टाइम पीरियड होता है, इस इंटरिम टाइम पीरियड में कामकाज चलता रहे उसके लिए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट is usually presented by the government during final year of its term when general election is coming. For example, अभी 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए थे तो जो प्रीवियस मोदी गवर्नमेंट थी उसने इंटरिम यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था 1 फरवरी 2024 को। बहुत सिंपल, इंटरिम बजट का मतलब क्या है? जिस साल में जनरल इलेक्शंस होने होते हैं उस साल में प्रैक्टिस ये है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है। और इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है कि जनरल इलेक्शंस के बाद नई सरकार चुन के आएगी और नई सरकार अपने हिसाब से देश को चलाएगी। तो जब भी नई सरकार चुन के आती है वो फुल बजट को प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट का मतलब बहुत सिंपल सा है। फिर इसके बाद बात की गई है चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। चक्रव्यूह ये जो टर्म है ये महाभारत से रिलेटेड है, आपने सुना होगा, अभिमन्यु से रिलेटेड है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एंटर तो करना आता था लेकिन उससे एग्जिट करना नहीं आता था। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इस चक्रव्यूह चैलेंज की बात की गई इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने बात की चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और क्या कहा? बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने ये कहा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि जो भी नए फर्म्स हैं, जो भी नए आइडियाज़ हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके लिए हमने एंट्री को तो बेहद ईजी कर दिया है। एंट्री पे जो भी बैरियर्स हुआ करते थे उन सब बैरियर्स को हमने हटा दिया है और अब इंडियन इकोनॉमी में कोई भी नई फर्म, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी बहुत ईजिली एंटर कर सकती है। लेकिन एग्जिट के मामले में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। एबिलिटी टू एंटर बट नॉट एग्जिट इज द चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एबिलिटी टू एंटर बट नॉट एग्जिट, इससे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, कहानी शुरू होती है इंडिपेंडेंस से। हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारी सरकार ने, हमारी कंट्री ने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। लेकिन ये जो सोशलिज्म था ये सोशलिज्म था विद लिमिटेड एंट्री। मतलब इनिशियल ईयर्स में नए फर्म्स के लिए जो एंट्री थी वो बेहद डिफिकल्ट हुआ करती थी। इनफैक्ट हमने पढ़ा है, सुना है कि इनिशियल ईयर्स में लाइसेंस राज चलता था, कोटा सिस्टम चलता था, परमिट सिस्टम चलता था। तो ये जितने भी नए फर्म्स हुआ करते थे इनकी एंट्री बेहद डिफिकल्ट हुआ करती थी। मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ करता था मार्केट में एंटर करना। बट 1980s में, 1990s में हमारी सरकार ने खूब सारे रिफॉर्म्स किए। जैसे सबसे पहले तो इस लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म किया गया, इस लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, मार्केट को ओपन कर दिया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया, इंटरनली इकोनॉमी में जितने भी बैरियर्स थे उसमें रिफॉर्म्स किए गए। और आज की डेट में सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें किसी भी नए फर्म, किसी भी नए आइडिया, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की जो एंट्री है वो बेहद ईजी है। एंट्री पे जितने भी बैरियर्स हुआ करते थे उन बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। मतलब आज की डेट में नए फर्म्स के लिए, आइडियाज़ के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंडियन इकोनॉमी में एंटर करना बेहद ईजी है। लेकिन जब बात आती है एग्जिट के बारे में तो एग्जिट के मामले में हमने बहुत कम प्रोग्रेस की है। एग्जिट के मामले में हमने बहुत कम प्रोग्रेस की है। इससे क्या मतलब है? देखो, हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो कि लॉस मेकिंग है। जैसे हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर, जैसे हमारा डिस्कॉम सेक्टर, ये जो बिजली बांटने वाली कंपनीज हैं ये खूब घाटे में चलती हैं। जैसे हमारा सिविल एविएशन सेक्टर, जैसे हमारे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके ऊपर एनपीएस बढ़ता ही जा रहा है।
ये जो लॉस मेकिंग फर्म्स हैं, लॉस मेकिंग होने के बावजूद ये ड्रैग ऑन होती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। इनफैक्ट सरकार इनको सपोर्ट करती है, सरकार इनको सब्सिडीज देती है, सरकार इनको बेल आउट करती है, सरकार इनको कम इंटरेस्ट पे या बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट पे लोन देती है। और सरकार ऐसा क्यों करती है जबकि ये लॉस मेकिंग है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कभी पॉलिटिकल रीजन होता है, कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, कभी इकोनॉमिक रीजन भी होता है, कभी फिर ये जो सेक्टर्स हैं इनको जो लोग ओन करते हैं वो बेहद पावरफुल होते हैं, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो वो प्रेशर बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से ये फर्म्स लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी ड्रैग ऑन होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और सरकार इसका बर्डन झेलती रहती है। इसी को बुलाया जाता है चक्रव्यूह चैलेंज, कि हमने नए फर्म्स की एंट्री को तो बेहद ईजी कर दिया है, वहां तो हमने खूब सारे रिफॉर्म्स किए हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन जब एग्जिट की बारी आती है तो हमने वहां पे प्रोग्रेस नहीं की है, बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस की है। लॉस मेकिंग फर्म्स को हम सपोर्ट करते रहते हैं, वो ड्रैग ऑन होती रहती हैं, और सपोर्ट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अभी अपन ने बात की। इस चक्रव्यूह चैलेंज की बात की गई इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इकोनॉमी में तो जाओ इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करो 2015-16 की, उसका चैप्टर नंबर 2 या फिर 3, शायद 2 है, 2 या 3 में से कोई एक 2 है शायद मेरे हिसाब से, चैप्टर नंबर 2 है जो पूरा डिटेल में बात करता है चक्रव्यूह चैलेंज के बारे में। अलग से चैप्टर है पूरा। इस पूरे चैप्टर में बताया गया कि चक्रव्यूह चैलेंज क्या है, बताया गया कि हमारी सरकार लॉस मेकिंग फर्म्स को सपोर्ट क्यों करती है, बात की गई 3 आईज के बारे में। इनफैक्ट रिफॉर्म्स की भी बातचीत की गई, जैसे रिफॉर्म्स के तौर पे एक बैंकरप्सी कोड के बारे में बातचीत की गई। रिफॉर्म्स के तौर पे ये कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन मत करो, बिकॉज सरकार जब प्राइवेटाइजेशन करती है तो मैसेज ये जाता है लोगों के बीच में कि सरकार सारी चीज़ें बेच रही है। आप प्राइवेटाइजेशन मत करो, आप क्या करो, आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो। जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लोगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जितने भी लॉस मेकिंग फर्म्स हैं इनके पास 2-3 ही ऑप्शंस होंगे। एक तो ऑप्शन ये होगा कि मार्केट को छोड़ के खुद ब खुद भाग जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कंपीट करो, कंपटीशन करो प्राइवेट सेक्टर से। अगर आप बेहतर सुविधाएं दोगे, बेहतर फैसिलिटीज दोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर आपको खुद ब खुद निकाल देगा। बहुत सिंपल। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पूरा चैप्टर आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुरानी चीज़ हो गई है। 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में बातचीत की गई थी, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या कहता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर दिया है कि नए फर्म्स के आइडियाज़ के टेक्नोलॉजीज़ के एंट्री को हमने बेहद ईजी कर दिया है, जो भी बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया है। लेकिन जब बात आती है एग्जिट की, तो एग्जिट के मामले में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है, बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस की है। इनफैक्ट लॉस मेकिंग फर्म्स को हमारी सरकार सपोर्ट करती है, उनको सब्सिडीज देती है, उनको बेल आउट करती है, उनको कम इंटरेस्ट पर लोन देती है, पैसा देती है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। घाटा हो रहा है, सरकार के ऊपर बर्डन आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनको ड्रैग ऑन किया जाता है। ये प्रॉब्लम है, ये चक्रव्यूह चैलेंज है। इनफैक्ट इस चक्रव्यूह चैलेंज के तहत इकोनॉमिक सर्वे ने ये लिखा कि इंडियन इकोनॉमी हैज मूव्ड फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री। इनिशियली इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो सिनेरियो ये था कि सोशलिज्म था बट विद लिमिटेड एंट्री। ये जो न्यू फर्म्स थे इनकी एंट्री बड़ी मुश्किल होती थी, तो हमारी इकोनॉमी सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री से मूव करके कहां पहुंच गई है, मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। कि हमने मार्केट को तो ओपन कर दिया है, लेकिन एग्जिट के मामले में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। बहुत सिंपल सी बातचीत। एक तो हमने पढ़ा इंटरिम बजट के बारे में। इंटरिम बजट क्या होता है, जिस साल में जनरल इलेक्शंस होने होते हैं, प्रैक्टिस ये है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है। इसके पीछे आइडिया क्या है कि जनरल इलेक्शंस के बाद नई सरकार चुन के आएगी, और जो भी नई सरकार होगी वो अपने हिसाब से देश को चलाएगी। तो जब नई सरकार चुन के आती है वो फुल बजट को प्रेजेंट करती है। दूसरा हमने बात की चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में इसकी बातचीत की गई, और क्या कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि नए फर्म्स, नए आइडियाज, नए टेक्नोलॉजीज की जो एंट्री है वो तो बेहद ईजी हो गई है। एंट्री पर जो भी बैरियर्स हुआ करते थे उनको हमने सिग्निफिकेंटली रिमूव कर दिया, हटा दिया है। लेकिन जब बात आती है एग्जिट के बारे में,
तो एग्जिट के मामले में हमने बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस की है। इनफैक्ट एग्जिट ना होने की वजह से बहुत सारी लॉस मेकिंग फर्म्स ड्रैग ऑन होती रहती हैं। इनफैक्ट सरकार इनको सपोर्ट करती रहती है थ्रू सब्सिडीज, थ्रू बेल आउट्स। और सरकार सपोर्ट क्यों करती है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। फिर इसके बाद बात आती है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में की गई। कौन से आर्टिकल में की गई? आर्टिकल 280 में। और क्या लिखा गया आर्टिकल 280 में कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन को एवरी 5th ईयर। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हालांकि ये भी लिखा गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी दो चीज़ें, एक तो फाइनेंस कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 280 में, और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या है? एक होते हैं इसमें चेयरमैन, और चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चेयरमैन, और चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। इन सबको अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ये जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर उतना होता है जितना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बताया गया होता है। और ये जो मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल। फाइनेंस कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 280 में। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हर 5वें साल अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर पहले ज़रूरत पड़े तो पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपोजिशन क्या है? एक होते हैं चेयरमैन और बाकी 4 मेंबर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है? जितना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया हो। इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन चेयरमैन बन सकता है और कौन मेंबर्स बन सकते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं? चेयरमैन कोई भी ऐसा इंसान बन सकता है जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो। बड़ा ब्रॉड सी लाइन बोल दी गई है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो उसको चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। मेंबर्स कौन बन सकते हैं? एक मेंबर तो ऐसा इंसान होगा जो कि या तो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा वो इंसान होगा जिसके पास में गवर्नमेंट के फाइनेंस और गवर्नमेंट के अकाउंट्स के रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। तीसरा इंसान वो होगा जिसको फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो। और चौथा मेंबर वो होगा जिसको इकोनॉमिक्स की बहुत स्पेशल नॉलेज है। बहुत सिंपल। चेयरमैन कौन होगा? ऐसा इंसान जिसको पब्लिक अफेयर्स में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो। मेंबर्स कौन कौन होंगे? एक तो वो इंसान होगा जो कि हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा इंसान वो होगा जिसको गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स की बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। तीसरा इंसान वो होगा जिसको फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो। और चौथा इंसान वो होगा जिसको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो। अच्छा, 1987 में 9th फाइनेंस कमीशन को फॉर्म किया गया था, और ये जो 9th फाइनेंस कमीशन है इसको 6 साल का टर्म मिला था। मतलब 9th फाइनेंस कमीशन जो है वो लास्ट फाइनेंस कमीशन थी जिसको 6 साल का टर्म दिया गया था। यूजुअली कितने साल का टर्म होता है? 5 साल का टर्म होता है। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये किसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देती है? ये बताती है कि टैक्सेस का अलोकेशन कैसे किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अदर फिस्कल मैटर्स जो भी हैं उनसे कैसे डील किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, पब्लिक स्पेंडिंग की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, और फिस्कल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सेशंस अपने बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे सर्च करो फाइनेंस कमीशन, पूरा फाइनेंस कमीशन का डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आपने सेशन देखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट का लेक्चर होगा, उस लेक्चर को जाके देख लो और यहाँ पे चीज़ों को इंटीग्रेट कर लो, तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली मिल जाएंगी। अपन ने सिंपल सी चीज़ें पढ़ी, इंटरिम बजट, चक्रव्यूह चैलेंज और फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन जो कि लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, कब बनाई गई? 31 दिसंबर 2023 को। कब बनाई गई? 31 दिसंबर 2023 को। इसके चेयरमैन या फिर ये कहें हेड कौन है? श्री अरविंद पांगरिया। श्री अरविंद पांगरिया जो कि नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया इस 16th फाइनेंस कमीशन का। एक तो खुद चेयरमैन है, उसके अलावा 4 मेंबर्स भी हैं इसमें। ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है इससे रिक्वेस्ट ये किया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दो बाय 31 अक्टूबर 2025,
और ये जो फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन, ये जो भी रिकमेंडेशंस देगी उनको लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। कब से लागू कर दिया जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा अगले 5 साल तक के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर इसके बाद बात आती है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नाम से क्लियर है, इकोनॉमी में जो भी बिजनेस साइकिल चल रही है उसके एकदम अपोजिट, उसके एकदम काउंटर में है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इकोनॉमी में जो भी बिजनेस साइकिल चल रही है उसके एकदम अपोजिट, उसके एकदम काउंटर में है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। इसे कहा जाता है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब सवाल ये आता है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, और बिजनेस साइकिल के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। देखो, इकोनॉमी एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करते करते इकोनॉमी अपने पीक पे पहुंच जाती है, अपने टॉप पे पहुंच जाती है। फिर एक फेज ऐसा आता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलता है, इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिलता है। फिर एक फेज ऐसा भी आता है कि इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है और अपने बॉटम को हिट कर देती है, अपने ट्रफ को हिट कर देती है। फिर सरकार और वेरियस इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि इकोनॉमी एक बार फिर से रिकवर करने की शुरुआत करती है और रिकवर करते करते अपने नॉर्मल लेवल्स तक पहुंच जाती है। और फिर एक बार फिर से इकोनॉमी एक्सपेंड करने की शुरुआत करती है और ये साइकिल चलती रहती है। ये जो एक्सपेंशन हुआ, फिर एक्सपेंशन के बाद रिसेशन आया, फिर रिसेशन के बाद डिप्रेशन आया, फिर डिप्रेशन के बाद एक बार फिर से इकोनॉमी ने रिकवर करने की शुरुआत करी। इसी को बुलाया जाता है बिजनेस साइकिल। क्या बुलाया जाता है? बिजनेस साइकिल। और इस बिजनेस साइकिल में सरकार कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? देखो, एक तो सरकार क्या कर सकती है कि सरकार कोई भी पॉलिसी एक्शन ना ले। ये बिजनेस साइकिल जैसे चल रही है नेचुरली वैसे चलने दे और सरकार इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, सरकार कोई भी पॉलिसी एक्शन ना ले। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। सरकार किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व हो ही जाती है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो सरकार लेकर आ सकती है प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब क्या है कि जैसी बिजनेस साइकिल चल रही है, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है वो उसके फेवर में है। जैसे इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ रहा है और सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस एक्सपेंशन को और ज़्यादा पुश कर रही है। फॉर एग्जांपल, सरकार क्या करे, टैक्स के रेट्स को बिल्कुल रिड्यूस कर दे, बहुत कम कर दे। या सरकार क्या करे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे। टैक्स के रेट्स को रिड्यूस करने से क्या होगा? लोगों के हाथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है वो इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से क्या होगा? वही सेम चीज़, लोगों के हाथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब लोगों के हाथ में ज़्यादा कैश होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगी, वो भी ग्रो करेगी। ये जो एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन और ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम तो क्या हो सकती है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो वो इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि देखो, एक्सपेंशन के फेज में इस प्रो साइक्लिकल पॉलिसी ने क्या किया कि एक्सपेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जब डिप्रेशन आएगा तो आपका जो डिप्रेशन होगा वो भी उतना ही गहरा होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। और दूसरी पॉलिसी सरकार की क्या हो सकती है? काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, कि इकोनॉमी एक्सपेंशन में है लेकिन जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी है वो इस एक्सपेंशन को कर्व करता है। जैसे सरकार क्या करे, टैक्स रेट्स को बढ़ा दे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे। टैक्स रेट्स को बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो भी लोगों के हाथ में जो कैश की अवेलेबिलिटी वो कम हो जाएगी। कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा इकोनॉमी में। अब एक नेचुरली सवाल तो ये आता है कि भाई कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी कि एक्सपेंशन है और उस एक्सपेंशन के अपोजिट में उसको काउंटर करने के लिए फिस्कल पॉलिसी को लेकर आ जाए।
उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि सरकार सोच रही है कि देखो अभी नेचुरली एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम इस एक्सपेंशन को पुश नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पैसे को बचा के रखते हैं ताकि जब इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा, तो उस रिसेशन से, उस डिप्रेशन से हम बेटर डील कर पाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, हमारे पास में रिसोर्सेज होंगे। एक थॉट तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कोविड-19 आया या किसी रीज़न की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन आ जाए और रिसेशन आ जाए दुनिया भर में, तो उस रिसेशन से निकलने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। भाई उल्टा है ना, बिजनेस साइकिल में रिसेशन है, बिजनेस साइकिल में स्लोडाउन है और सरकार क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। या फिर जब इकोनॉमिक बूम है, जब एक्सपेंशन हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, टाइटर फिस्कल पॉलिसी को फॉलो कर रही है, टैक्स रेट्स को बढ़ा रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर रही है। बहुत सिंपल। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब क्या है कि सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है वो बिजनेस साइकिल को फेवर करती है। जैसे बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस एक्सपेंशन को और ज़्यादा इंक्रीज करती है। जैसे टैक्स रेट्स को कम कर दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस साइकिल चल रही है उसके अपोजिट में है, उसके काउंटर में है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। जैसे इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमी में मंदी आ रही है, तो सरकार इस मंदी से डील करने के लिए क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। सरकार इस रिसेशन से डील करने के लिए क्या कर रही है, टैक्स रेट्स को कम कर रही है। या फिर इकोनॉमी में बूम आ रहा है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ रहा है और सरकार क्या कर रही है, सरकार टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा रही है। मतलब जो बिजनेस साइकिल चल रही है उसके काउंटर में है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। रिसेशन के दौरान सरकार एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और बूम के दौरान, एक्सपेंशन के दौरान सरकार टाइटर फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर को कम करेगी और टैक्स रेट्स को बढ़ाएगी। बेसिकली आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जब कोविड-19 जैसे प्रॉब्लम्स आ जाएं तो सरकार को फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्जा कितना होगा, सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लिमिटेड खर्चा करना है नहीं तो हम और परेशानी में चले जाएंगे। सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस क्राइसिस से बाहर निकला जाए, फिर चाहे कितना भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी बात है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की। फिर इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इस बॉडी को बनाया गया 2010 में। 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे, तो उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उस फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उस पर रिफॉर्म्स करने के लिए, उस पर सजेशंस देने के लिए बनाया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को। इसका काम क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करना अमंगस्ट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, एनहेंस करना और फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसको चेयर कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और बाकी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे कंट्री में उन सब के चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। 28th मीटिंग, इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई वो न्यू दिल्ली में हुई। कब हुई, फरवरी 2024 में हुई। बहुत सिंपल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाई गई, 2010 में बनाई गई। चेयर कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। काम क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। रिवीजन जैसा कुछ है नहीं, हमने इनफ रिवाइज कर लिया है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अपने को पता ही है। इंटरिम बजट बहुत इजी सा टॉपिक है। चक्रव्यूह चैलेंज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, बेसिक तौर पे दिमाग में रखना। और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, अगर आपको फिस्कल पॉलिसी समझ में आती है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। बहुत सिंपल सी बात है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।